हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं डीपीएसपी को लेकर। पॉलिटी के रेफरेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट के टॉपिक हो जाता है अपने आप में भी। और बीपीएससी, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, अदर पीसीएस एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। तो इस सेशन में हम समझेंगे डीपीएसपी को। एंड मैं आपको सोर्सेज बता दूं तो एम लक्ष्मीकांत, इट इज़ अ वेरी यूज़फुल बुक फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि आपने अभी तक लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ा है, हालांकि मैं बता दूं आपको, लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले ज़रूर आप एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद एंड फिर आप आएंगे ऑथेंटिक्स बुक्स पे। ऐसा नहीं है कि पहले ही जो है वो ऑथेंटिक्स बुक्स को आप फॉलो करें, तो फिर आपको दिक्कतें होगी समझने में एंड कंसेप्ट को समझने में और भी दिक्कत होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड आइए समझते हैं हम डीपीएसपी को और विस्तृत रूप में समझेंगे, और पीटी मेंस के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। ओके, राज्य नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। तो ये तो पॉइंट आपको याद रखना ही है कि किस सेक्शन में यानी किस पार्ट में और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। हालांकि आयरलैंड के संविधान ने भी इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया। मूल अधिकार के साथ निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ओके, तो ये कंटेक्स्ट भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में बातें की गई थी। अगेन ग्रेनविन ऑस्टिन ने भी निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा दी। तो मोर और लेस आपको यहाँ पे जो है वो फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, अगर नेक्स्ट बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब हमें यहाँ से जानने को मिलेगा कि जो निदेशक तत्व है, क्यों इसको कहा जाता है राज्य के निदेशक तत्व, उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, जिससे देखेंगे कि इसमें कई सारे तत्वों का समावेशन है। जैसे राज्य की नीति के निदेशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों का प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी कि अगर कोई पॉलिसी बन रही है या फिर कोई लॉ बन रहा है तो उस जरूर स्टेट उस बात को भी ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निदेश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। आर्टिकल 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई अगर पॉलिसीज बनाना है एवं कोई लॉ को अगर प्रभावी बनाना है तो राज्य का ये दायित्व बन जाता है। राज्य एक तरह से देखेंगे कि वो इसमें अहम रोल भी निभाता है। तो बहुत सारे तत्वों को ध्यान में रखना होता है। मैं अगेन बता दूं आपको, जो मौलिक अधिकार भाग 3 यानी कि आर्टिकल 12 में जो राज्य की डेफिनेशन है, अगेन मैं आपको बता दूं कि 36 में भी सेम वही चीज़ें डेफिनेशन के तौर पे दी गई है। ओके, इसमें मूलतः स्पष्ट लिखा गया है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ और समझने का हम प्रयास करते हैं। दूसरा, निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे। तो इनफैक्ट आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना है। जिसे निदेशक तत्व कहा जाता है वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है। इनमें केवल यह अंतर है कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। तो आपको ये भी पॉइंट अच्छे से कंसीडर करना है और आपको याद भी रखना है। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक
और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य बहुत, यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल समझ भी बनाने की आवश्यकता है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, न कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेश काल में था। तो ब्रिटिश काल में जिस तरह का पुलिस व्यवस्था हुआ करता था, उसके बियॉन्ड में एक तरह से देखेंगे, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है, न कि जो उस समय उपनिवेश काल में पुलिस राज्य था उस रेफरेंस में जो है उस तरह की व्यवस्था करना। संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन तत्वों का मूल उद्देश्य है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर डीपीएसपी पूछा जाए कि डीपीएसपी की विशेषता क्या है या फिर इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन आ जाए अगर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एंड राजनीतिक, तो आपको ध्यानपूर्वक रखना है। यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निदेशक तत्वों की मूल उद्देश्य है। तो मूल उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक, इनफैक्ट आपको ये पॉइंट याद रखना है। निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अतः सरकार, केंद्र एवं स्थानीय इन्हें लागू, तो ये गैर न्यायोचित है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अधिकारों का यदि हनन होगा तो आप किसी भी जुडिशियरी में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, ये वाला लाइन आप पढ़ेंगे आर्टिकल 37 को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नेंस शब्द का यूज किया गया है। पूरे अगर बेयर एक्ट्स की बात करें भारतीय संविधान में, तो केवल एक जगह गवर्नेंस शब्द का देखने को मिलता है, डैट मीन्स कि आर्टिकल 37। जैसे यहाँ पे ये वाला लाइन पढ़ेंगे, अतः सरकार, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय इन्हें लागू, ओके जस्ट वेट, लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। जब ये वाला पॉइंट्स आप यहाँ देखेंगे, संविधान अनुच्छेद 37 में कहा गया है निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। शासन यानी कि गवर्नेंस की बात की जा रही है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ओके, तो उसे प्रभावी बनाया जा सकता है। गैर न्यायोचित होने के बावजूद भी राज्य जो है वो इसे प्रभावी बनाएगा। यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था की है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्वों को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। तो इनफैक्ट आपको ये भी पॉइंट्स अच्छे से देखना है। तो मुख्य विशेषताओं पे हमने चर्चा कर लिया। ये पॉइंट्स जो है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। ओके, अगर नेक्स्ट में बात करूं, जैसे अब इसके वर्गीकरण पे थोड़ा सा हम विचार विमर्श कर लेते हैं। जैसे निदेशक तत्वों का वर्गीकरण, हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। अब ये आपको पॉइंट याद रखना है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा कि डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में इसे 3 वर्गों में रूपांतरित किया गया, वर्गीकरण किया गया है। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि संविधान में इसको डिस्ट्रीब्यूशन की बात, क्लासिफिकेशन की बात नहीं की गई है, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में एक तरह से विभक्त किया गया है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी, उदार बुद्धिजीवी इत्यादि। तो हम एक एक करके इसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे समाजवादी सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्यों को निर्देश देते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो समाजवादी सिद्धांत से कई चीज़ें, जैसे समाज के लिए वेलफेयर का काम करना, लोक कल्याण का काम करना, वहाँ पे जो भी जस्टिस है उसको न्याय जस्टिस दिलाना,
तो ये कई चीज़ें हैं जो एक तरह से सामाजिक सिद्धांत को फुलफिल रूप से ये कहीं न कहीं उसको व्यक्त भी करता है। जैसे अगर बात करें लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ओके, 3 इसमें शब्दावली है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और मैं आपको बता दूं कि ये सेम शब्दावली आपको भारतीय संविधान के प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, अर्थात वहाँ आपको देखने को ये मिलेगा। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता की समाप्ति, ये 38 में अभिकल्पित है। ओके, इसके अलावा सुरक्षित करना, जैसे सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण, और पुरुष और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग के संरक्षण, बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर। आर्टिकल 39, इसका मतलब समझिए कि 39 क, ओके, 39 ख, ये 39 ग की बात हो रही है, 39 घ की बात हो रही है, 39 अंग और फिर 39 च, यानी कि ABCD करके आप यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ें, आप जब 39B और 39C इसको थोड़ा गौर से आप देखने का प्रयास करेंगे, जैसे सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। तो भौतिक संसाधनों का संवितरण करने का मतलब क्या होगा कि जो संसाधन है उसका समतामूलक वितरण करना, यानी समाज के लिए और एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का। जैसे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, समतामूलक संसाधनों का वितरण, यानी कि ये अवधारणा पूरी तरह से समाजवादी रूप लिए हुए है। दूसरा हम बात करेंगे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण करना। तो ये भी इनफैक्ट ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं 39B और C जो कहीं ना कहीं समाजवादी शब्द को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे समाजवादी शब्द जोड़ा गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट में, क्या उससे पहले समाजवादी शब्द की अवधारणा नहीं थी? तो एग्जैक्टली आपको ये जानना है, समझना है इस कंसेप्ट को कि आर्टिकल 39B और C में समाजवाद की अवधारणा यानी कि उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स मौजूद थे। ओके, तो आपको ये भी बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, एंड अगेन आर्टिकल को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 39A B C D E और F तक। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ओके, तो जस्ट वेट, जैसे समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की बात हो रही है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जैसे 39 का, यानी कि ये ऐड किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और हिंट्स बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जब भी आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, जैसे 39, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। इनफैक्ट आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको इस तरह का मिलेगा देखने को, राइट, 39 का ए, इसका मतलब ये हुआ ABCD एक तरह से उसके संदर्भ को दिखाता है, यानी कि उससे रिलेटेड सारी बातों को संदर्भित करता है, यानी कि ये मूल संविधान में पहले से मौजूद है। लेकिन जैसे ही आपको कैपिटल मिले, अगेन आपको समझ लेना है कि वो मूल संविधान में निहित नहीं था। ओके, तो समझते हैं यहाँ पे, जैसे 39 का यानी कि फ्री लीगल एड की बात हो रही है। तो फ्री लीगल एड कहने का मतलब है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ये समाजवादी उदाहरण है। तीसरा, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना, आर्टिकल 41, ये भी आपके समाजवादी सिद्धांत की अवधारणा को सम्मोहित करता है। इसके अलावा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, 42, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 40, अगर 6 की बात करें तो सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक
अवसर, यानी कि आर्टिकल 43 की बात हो रही है। अगेन आपको यहाँ देखने को मिलेगा 43 का, यानी कि ये अगेन आपको ऐड किया गया है। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, इनफैक्ट ये आर्टिकल 43 का है। अगेन पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये आर्टिकल 47 में मेंशन है। तो आर्टिकल कुछ इम्पॉर्टेंट है जो समाजवादी सिद्धांत को संदर्भित करते हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अगेन मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं गांधीवादी सिद्धांत की। ओके, तो गांधीवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत गांधीवादी विचार पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निदेशक तत्वों में शामिल किया गया। ये राज्य से उपेक्षा करते हैं। तो गांधीवादी विचारधारा की संदर्भ में एक तरह से उनके सम्मान में उनके सिद्धांत को भारतीय संविधान में पुलकित किया गया है, जोड़ा गया है। तो अब समझते हैं हम लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है सेक्शन। तो इस इम्पॉर्टेंट सेक्शन को आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो नाउ, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना और स्व सरकार यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, जैसे स्थानीय स्वशासन। तो इसके संदर्भ में आर्टिकल 14 यानी कि गांधीवादी विचारधारा के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो ये बात हो रही है ग्राम पंचायत और सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है कि उसको कैसे हमें पावर को देना है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, आर्टिकल 43 के संदर्भ में ये बातें की गई है जो कि गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत निहित है। इसके अलावा सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधों को बढ़ावा देना, आर्टिकल 43B। अगेन ये आर्टिकल फिर ऐड किया गया है। ओके, एंड अगेन 46 में देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। अगेन आप देखेंगे आर्टिकल 47 और 48 भी गांधीवादी सिद्धांत की अवधारणा को संदर्भित करते हैं। जैसे 48 में देखेंगे गाय, बछड़ा व अन्य दुधारी पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन, आर्टिकल 48। और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। हालांकि ये संविधान में मेंशन है बट गवर्नमेंट इसे पता नहीं कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाती है। सो दैट्स वाई, बट ये आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई मीन गांधीवादी सिद्धांत के रेफरेंस में क्या क्या आपको आर्टिकल्स आ सकता है, वो ये सारे आर्टिकल्स आपको ज़रूर अच्छे से देख लेना है। मैं अगेन बोलूँगा, प्रीलिम्स और मेंस को जब आप देखेंगे, चाहे वो मैं बीपीएससी की बात करूँ या फिर यूपीएससी की, तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर है वो आलोचनात्मक परीक्षण को लेकर या फिर तुलनात्मक रूप से मौलिक अधिकार डीपीएसपी को लेकर, इसकी विशेषता को लेकर, इसके समक्ष चुनौतियों को लेकर, इसके इम्पोर्टेंस को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट बात करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत की। ओके, उदार बौद्धिक सिद्धांत, इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। ये राज्य को निर्देश देते हैं। जैसे आर्टिकल 44, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूसीसी, जैसे आपने देखा अभी उत्तराखंड में रिसेंटली उत्तराखंड राज्य ने अडॉप्ट किया। आर्टिकल 14 की बात करें, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। आर्टिकल 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। जैसे 48 की बात करें, 48A, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्यजीव तथा वन्यजीवों की रक्षा करना। इसके अलावा 49, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थानीय वस्तु का संरक्षण करना। 50,
राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका से कार्यपालिका से पृथक करना। एंड अगेन 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की इस अभिवृद्धि तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और समान संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, ये आर्टिकल 51। तो ये आपको स्पेशली जो इम्पोर्टेंट आपको सेक्शन दिए हुए हैं वो उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों का डिस्कशन किया, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत एंड उदार बौद्धिक सिद्धांत। इनफैक्ट ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब इसके हम थोड़ा सा तत्व पे फोकस करते हैं कि जो डीपीएसपी के तत्व हैं वो क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे 42 संशोधन अधिनियम, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है। 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए, इनकी भी राज्य से उपेक्षा रहती है। 4 तत्व कौन कौन से जोड़े गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। जैसे आर्टिकल 39, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। दूसरा, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 39A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए, राइट, 43 का A। एंड 4th में राज्य और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीव की रक्षा करने के लिए 48A। ओके, इसके अलावा मैं बात करूँ तो 44th अमेंडमेंट में 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से उपेक्षा करता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों से असमानता को समाप्त करे, जैसे 38 में ये मेंशन है। ओके, तो आपको यहाँ याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से तत्वों को जोड़ा गया एंड 44th में किसको जोड़ा गया। एंड अगेन बात करें तो 86th अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A, ओके, यानी कि इसके संदर्भ में जोड़ा गया था। उस पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से कंसीडर करना है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे के तहत मूल अधिकार बनाया गया। संशोधित निदेशक तत्वों में राज्यों से उपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी कि जो आर्टिकल 45 में जो चीज़ें मेंशन थी उसको बदला गया था। ओके, अगेन सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निदेशक तत्व सिद्धांत जोड़ा गया। इनफैक्ट आपको ये भी याद रखना है, इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे, आर्टिकल 43B। इनफैक्ट अगर बात करें तो इसके जो तत्व हैं कब क्या जोड़ा गया ये इम्पॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर एक प्रिसाइज फॉर्म में आप बना सकते हैं एंड आप बार बार इसको रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा हम विचार विमर्श करेंगे कि निदेशक तत्वों के पीछे की संस्तुति क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इससे संविधान सभा के संवैधानिक सलाह BN राव ने इस बात की संस्तुति की थी कि व्यक्तिक अधिकार की 2 श्रेणियां न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिससे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लिखित किया गया और गैर न्यायोचित निदेशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया। इसका मतलब मूल अधिकार क्या है, न्यायोचित प्रकृति वाले हैं, यानी कि उसके हनन पर यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, तो ये इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। यद्यपि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित है तथापि संविधान अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है, यानी कि शासन की बात, गवर्नेंस की बात की जा रही है। अतः
राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन तत्वों का विधि बनाने में प्रयोग करे, यानी कि लॉ पॉलिसीज बनेगा तो वहाँ पे राज्य इसे प्रभावी रूप से शासन में एक तरह से मूलभूत प्रयोग करेगा। अतः इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अभ्यारोपित करता है, परंतु इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था, लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों अवहेलना नहीं कर सकता। जैसे अल्लादी कृष्णा अय्यर का स्टेटमेंट है ये, हालांकि पीसीएस वगैरह में भी बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं सीधे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगेन आप देखेंगे यहाँ अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। तो जो भी नीति बनेगा तो राज्य उसकी अवहेलना नहीं करेगा, ये बात जो है वो याद रखना है। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा। ओके, तो ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया, क्योंकि अब यहाँ पे कई पॉइंट्स हैं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। दूसरा, देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में बाधक होगा। एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा, ताकि इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए और उनके क्रम, समय, स्थान एवं पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। ओके, इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्व को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और इन तत्वों में शक्ति निहित नहीं की। उन्होंने न्यायालयी प्रक्रिया से ज़्यादा जागरूकता, जनता के मतों में विश्वास प्रकट किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको गैर न्यायोचित रखा गया था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है निदेशक तत्व की आलोचना, और यहाँ से मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनफैक्ट आपको यहाँ से और भी थोड़ी सी समझ और डेवलप करना होगा। तो आइए समझते हैं इसके आलोचनात्मक परीक्षण को। जैसे संविधान सभा के कुछ सदस्यों एवं अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य निदेशक तत्वों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की है। जैसे पहला अगर हम बात करें, कोई कानूनी शक्ति नहीं, यानी कि बोला गया कि डीपीएसपी में कोई किसी भी प्रकार की कानूनी शक्ति नहीं है। जैसे मुख्यतः इनके गैर न्यायोचित चरित्र के कारण इनकी आलोचना की गई, जबकि केटी शाह ने, ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको मेंस में पुट करने होते हैं। जैसे केटी शाह ने क्या कहा, जस्ट वेट, जैसे आप देखेंगे यहाँ केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया है और इसकी तुलना एक ऐसे चेक जो बैंक में उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव से की है। इसके अलावा देखेंगे आप, नसरुद्दीन ने इनके लिए कहा, यह सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। यहाँ तक कि टीटी कृष्णमाचार्य ने भी इनके लिए एक तरह से कहा कि भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर है यह। जैसे कैसी वेयर ने कहा कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र डीपीएसपी है, इन्हें धार्मिक उपदेश बताया, एवं सर आइवन जेनिंग्स ने कर्मकांडी आकांक्षा भी कहा। तो ये इनफैक्ट अगर बात करें तो जैसे कोई कानूनी शक्ति नहीं, उसके संदर्भ में आप देखेंगे 4-5 यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना आलोचना किया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा, अगर बात करें तर्कहीन व्यवस्था का, तो आप इसके भी संदर्भ में पॉइंट्स को समझ लेंगे। जैसे आलोचकों ने मत दिया कि इन निदेशकों को तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। जैसे एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया और न ही तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों की अति आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से मिलाती है। यह एक ही तरीके से आधुनिक एवं
पुरातन को जोड़ता है, इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता है, जबकि ये भावनाओं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। सर आइवर जेनिंग्स ने इस ओर संकेत दिए कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। तो अगेन मैं बोलूँगा, तर्कहीन व्यवस्था के संदर्भ में आप 3-4 एग्जाम्पल्स को भी यहाँ से पुट कर सकते हैं। तीसरा आता है रूढ़िवादी। जैसे सर आइवन जेनिंग्स के अनुसार ये निदेशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। तो उन्होंने विशेष इस पर टिप्पणी की है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। कि उन्होंने जैसे ये बोला कि सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। जैसे संविधान के भाग 4 में व्याख्यायित किया गया है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद, जैसे उन्होंने अपना मत दिया, उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रश्न का कि क्या वे 21वीं सदी में उपयोगी नहीं होंगे का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यह तय है कि वे अप्रचलित होंगे। हालांकि इसमें कई तरह की बातें ब्रिटिश विद्वानों की तरफ से की जा रही है 20वीं सदी को लेकर, 21वीं सदी को लेकर, कि इस तरह का अगर जैसे निदेशक तत्व हैं तो उसको 20वीं सदी में रहना चाहिए, न कि 21वीं सदी में। अब संवैधानिक टकराव की बात हम थोड़ा समझ लेते हैं। के संथानम का मत है कि इन तत्वों से केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। जैसे उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है और इनके लागू न होने पर वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। ये एक टकराव है, जैसे कि संथानम कमेटी का ये मानना था। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथा पारित विधेयक जो निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता हो प्राप्त हो, राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के मूलभूत हैं और इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कन्फ्लिक्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा आलोचना किया गया है। ओके, अगर बात करें निदेशक तत्वों की उपयोगिता, ओके, तो यहाँ से भी आपके मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उपयुक्त कमियों और आलोचनाओं के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में निदेशक तत्व आवश्यक हैं। संविधान में स्वयं भी उल्लिखित है कि ये राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत हैं। शासन की बात केवल आर्टिकल 37 में ही मेंशन है, यानी गवर्नेंस शब्द की। ओके, जाने माने निर्णायक एवं कूटनीतिज्ञ LM सिंघवी के अनुसार निदेशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान की अवधारणा, आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC चागला के मतानुसार यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। तो इसकी उपयोगितावादिता को कुछ जो विद्वान है वो सिद्ध करने का प्रयास भी करते हैं। जैसे भारत राजनीतिक मामले में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी राज्य भी होगा। जैसे इस कंटेक्स्ट में BR अम्बेडकर ने भी कुछ बातों को रखा जैसे, और संकेत दिया कि निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है निदेशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने का है। तो इनफैक्ट अलग अलग रूपों में इसकी उपयोगितावाद को आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि इसकी उपयोगिता कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने निदेशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षणिक मूल्य वाला बताया है। ओके, जैसे भारत के पूर्व महान्यायवादी MC शीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार एवं कोई कानूनी उपचार नहीं बताते, फिर भी वो निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय एवं लाभदायक हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि DPSP की उपयोगिता को संदर्भित कीजिए या फिर टिप्पणी कीजिए, तो आप उस कंटेक्स्ट में भी
आप इसको बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग रूपों में आप देखेंगे तो उन्होंने क्या क्या कहा है उसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। ये अनुदेशों की तरह हैं या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियाँ है। ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ओके, इसके अलावा ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा के शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण करने वाली शक्ति होती है। तो कई ऐसे बातें की गई है जो डीपीएसपी को प्रभावी एवं लाभदायक बनाता है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। ओके, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके एक लाइक और शेयर से बहुत 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 बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट बात करें, ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। जैसे ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ओके, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो एक तरह से डीपीएसपी को काफ़ी लाभदायक बनाता है। ओके, अगेन बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, आप इसको एक एक करके भी देखेंगे तो आपको इनफैक्ट समझ में आने लगेगा कि कितना ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। राजनीति लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। तो इनफैक्ट ये भी चीज़ें आपको देखना है। ओके, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेंस के बहुत सारे बनते हैं, तो इसको थोड़ा समझना इम्पॉर्टेंट भी होगा। ओके, जस्ट वेट। जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक और मूल तत्वों की न्यायोचितता और निदेशक तत्वों की गैर न्यायोचितता तथा दूसरी ओर निदेशक तत्व 37 यानी कि आर्टिकल 37 को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता ने दोनों के मध्य टकराव को जन्म दिया। ओके, जैसे यह स्थिति संविधान लागू होने के समय से ही है। जैसे चंपाकम दुराई राजन मामला 1951 में देखेंगे, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे, अर्थात दोनों में टकराव होगा तो इस मामले में क्या कहा गया कि मूल अधिकार जो है वो ज़्यादा प्रभावी होंगे। इसमें घोषणा की गई कि निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे, लेकिन यह भी तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो ये चंपाकम दुराई राजन मामले में ये बातें की गई थी न्यायालय द्वारा। इसी के फलस्वरूप संसद ने प्रथमतः संविधान संशोधन 1951, चौथा संविधान संशोधन आप देखेंगे 1955 एवं 17th की बात करें अगर हम 17वां 17 तो ये 1964 में एक तरह से कुछ निर्देशों में लागू किया गया था। अच्छा, दूसरा केस यहाँ पे हम समझते हैं 1967 में गोलकनाथ मामले में क्या कहा जुडिशियरी ने कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद किसी मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लेखनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है। ओके, यहाँ पे बात की गई है कि समाप्त कर सकती है, बट अगेन आप यहाँ देखेंगे तो नहीं कर सकती है। जैसे दूसरे शब्दों में निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये गोपालनाथ मामले में बातें की गई थी। एंड अगेन बात करें हम तो आप गोलकनाथ मामले में आप देखेंगे यहाँ जस्ट वेट सॉरी गोलकनाथ मामले में अगेन संसद ने गोलकनाथ मामले में देखेंगे यहाँ पे तो व्यवस्था दिया, जैसे 24th अमेंडमेंट 1971 एवं 25th अमेंडमेंट 1971। तो 24वें संविधान अधिनियम में घोषणा की गई कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम करे। 25वें संशोधन अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद आर्टिकल
31 का सी भी जोड़ा गया था, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं भी की गई। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग बातें यहाँ पे लिखी हुई आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे आर्टिकल 39 अगर हम बी की बात करें और सी की बात करें, वर्णित समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू करने वाली किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता सम्मेलन संचरण के संबंध में यानी कि 6 अधिकारों का संरक्षण, एंड आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार द्वारा मूल प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो इसके कंटेक्स्ट में भी ये बातें की गई। आर्टिकल 39 जब सी ऐड किया गया तब ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता। जैसे केशवानंद भारती मामला में क्या हुआ, उसके संबंध में आप समझ पाएंगे इसको अच्छे से और जान भी पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे केशवानंद भारती मामला, ओके, 1973 उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 31 के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है, इसलिए इसे नहीं छीना जा सकता। हालांकि अनुच्छेद 31 के उपरोक्त प्रथम प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना गया। तो केशवानंद भारती में भी अलग अलग बातें की गई। ओके, एंड अगेन जब आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट वेट, तो जैसे मिनर्वा मिल्स की अगर हम बात करें तो इस पर भी थोड़ी बहुत विचार विमर्श कर लेते हैं। मिनर्वा मिल्स मामले में क्या हुआ था और क्या बातें की गई थी। जैसे इसके संदर्भ में ये बातें हुई थी कि न्यायालय ने ये कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। तो मिनर्वा मिल्स में दोनों को एक तरह से पारस्परिक सामंजस्यपूर्ण बताया गया, दोनों संतुलन है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हैं, ये एक रथ के दो पहियों के समान है तथा एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे से लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। निदेशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये मिनर्वा मिल्स के संदर्भ में बातें की गई थी। ओके, एंड अगेन हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे इन दो कॉलम से, ओके, ताकि आप और भी आपको क्लियरफाई हो जाए कि इन दोनों के बीच में विभेद किस चीज़ को लेकर है, राइट। एक तरह से देखेंगे मूल अंतर की बात हो रही है। जैसे मूल अधिकार तो ये नकारात्मक होते हैं, जैसा कि राज्यों को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन निदेशक तत्व सकारात्मक हैं, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा जैसे ये न्यायोचित हैं, इन्हें इसके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है, लेकिन ये गैर न्यायोचित हैं, ये एक तरह से न्यायालय में लागू नहीं होगा, राइट। इसका उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, ये मूल अधिकार का। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो आपको मूल जो विभेद है, जो डिफरेंसेज है, उसको जरूर ध्यान में रखना है। जैसे ये कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन ये देखेंगे नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिक है। लेकिन यहाँ देखेंगे ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह ये समाजवादी है। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः लागू है, लेकिन इन्हें लागू करने की आवश्यकता होती है, स्वतः लागू नहीं होते। एंड अगेन न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकती। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। तो ये दोनों के मध्यस्थ जो है वो विभेद है। तो कुछ इस प्रकार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉलम, तो आप इसको जरूर आप फोकस भी करेंगे। ओके, एंड अगेन हम बात करें जैसे डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या वो किस रूप में इम्प्लीमेंट होता है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे कॉलम, ठीक है।
जैसे 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्यों ने निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को अपनाया जो उल्लेखित हैं। तो बहुत सारे आपको कार्यक्रम मिलेंगे और बहुत सारे इसमें विधियाँ हैं जो डीपीएसपी देखेंगे किस तरह से एक तरह वो प्रभावी बनाता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना है। एंड अगर बात करें हम जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे भी और डिस्कस करते हैं, जैसे भाग 4 से बाहर के निदेशक। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मातृभाषा में शिक्षा, तो ये आर्टिकल आप देखेंगे 350 ए में दिया गया भाग 17 में। एंड सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, तो ये आर्टिकल देखेंगे 3 to 5 यानी भाग 16 में अनुमोदित है। तो ये निदेशक तत्व के ही तत्व है, लेकिन इसे भाग 4 से बाहर भी रखा गया है। तो इनफैक्ट आपको ये सब बातें भी जानना है और देखना है। जैसे यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप देखेंगे हिंदी का विकास, तो हिंदी का विकास में क्या है, हिंदी भाषा का विकास में आर्टिकल 351 में इसकी बात की गई है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो बाहर रखा गया है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो कॉलम देख रहे हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51, ओके, तो अलग अलग आर्टिकल में क्या क्या मेंशन है वो पूरा समरी इसमें लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। एंड बेयर एक्ट से आप जरूर इसको देखने का प्रयास भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने समझा डीपीएसपी और उसके जो एलिमेंट है, उसके जो क्लासिफिकेशन है, उसके जो आलोचनात्मक कैसे उसको क्रिटिसाइज किया गया अलग अलग विद्वानों के संदर्भ में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर, चाहे वो मेंस की दृष्टि से हो या फिर प्रीलिम्स की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे तत्व हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेट करके आपको समझना है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, इवन ईपीएस यूपीएससी की मैं बात करूँ, वहाँ पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड अगेन आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर और लाइक भी कीजिए। ओके, थैंक यू।